गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई मीटिंग होना, समामेलन होना, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे सेंस में इसको परंपरा या रीति रिवाज होना, उसको भी बोला जाएगा कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन इज अ लार्ज मीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेंशन। नेक्स्ट वर्ड है एयरराइट। एयरराइट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, या विद्वतापूर्ण कोई कार्य करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में एयरडाइट। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज एयरडाइट यू मीन दैट दे हैव और शो ग्रेट एकेडमिक नॉलेज, दैट इज कॉल्ड एयरडाइट। अगला शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा ना होना या जानबूझकर कोई कार्य ना करना, उसको बोला जाता है रिलक्टेंट। इफ यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग, यू आर अनविलिंग टू डू एंड हेजिटेट बिफोर डूइंग इट, और डू इट स्लोली एंड विदाउट एंथुजियाज्म, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अगला शब्द है इरोडिंग। इरोडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी हो जाना, उसका घट जाना, या फिर घट घट के समाप्त ही हो जाना, उसको बोला जाता है इरोडिंग। इरोडिंग का एक और अर्थ भी होता है, जिससे बहुत ज्यादा बारिश होती है, मूसलाधार बारिश जब होती है और बारिश से पानी बह जाता है, तो उस प्रक्रिया को भी बोला जाता है इरोडिंग। इफ समवन्स अथॉरिटी, राइट और कॉन्फिडेंस erodes or is eroded, it is gradually destroyed or removed, that is called eroding. अगला शब्द है एमिनेंस। एमिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की महानता, उसकी प्रतिष्ठा, या फिर उसका बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान होना, उसको बोला जाता है एमिनेंस। एमिनेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी वेल नोन एंड हाईली रिस्पेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एमिनेंस। अगला शब्द है डेवास्टेटेड। डेवास्टेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हैरान करने के साथ साथ हमें परेशानी में भी डाल दे, परेशान कर दे हमें, उसको बोला जाता है डेवास्टेटेड। इफ यू आर डेवास्टेटेड बाय समथिंग, यू आर वेरी शॉक्ड एंड अपसेट बाय इट, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटेड। अगला शब्द है कोहेरेंट। कोहेरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई विचार, भावनाएं जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो, समझने में सरल हो, उसको बोला जाता है कोहेरेंट। या फिर ऐसी कोई चीज जो किसी दूसरी चीज के अनुकूल हो, उसको भी बोला जाएगा कोहेरेंट। आइडियाज, थॉट्स एक्सेट्रा क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड और लॉजिकल, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। अगला शब्द है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका व्यवहार बहुत ज्यादा दयालुतापूर्ण हो, उदारपन हो उसके व्यवहार में, या फिर क्षमाशीलता हो, उसको बोला जाता है मैग्नेनिमस। काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स एन एनिमी और अ कंपिटिटर दैट यू हैव बीटन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेनिमस। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का छोटा होना, उसका सिकुड़ना, या फिर सिकुड़न की प्रक्रिया, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। When something contracts or when something contracts it, it becomes smaller or shorter, that is called contract. नेक्स्ट वर्ड है albeit। albeit यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हालांकि, तथापि, या फिर यद्यपि, इसके बावजूद भी, उसको बोला जाता है albeit। अगला शब्द है dissipated। dissipated यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो धीरे धीरे गायब हो जाती हो, कमजोर हो जाना किसी चीज का और खत्म या समाप्त हो जाना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिसिपेटेड। टू स्लोली बिकम लेस अंटिल इट डिसअपियर्स, टू मेक समथिंग वीकर अंटिल इट डिसअपियर्स, दैट इज कॉल्ड डिसिपेटेड। अगला शब्द है टेल टेल। टेल टेल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो साफ संकेत दे, साफ दिखाई दे, एकदम समझने में बिल्कुल साफ और सरल हो, या हम बोल सकते हैं किसी के राज उजागर कर देना, भेद खोल देना किसी के, उस सेंस में भी इसका यूज होता है टेल टेल का। समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड एज टेल टेल gives away information often about something
bad that would otherwise not be noticed, that is called telltale. नेक्स्ट वर्ड है betraying. betraying यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो राज हो, गुप्त हो, उसको रहस्य को उजागर कर देना, सभी के सामने ले आना, उसको बोला जाता है betraying. To show a feeling or quality that you would like to keep hidden, that is called betraying. नेक्स्ट वर्ड है incipient. incipient यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना, आरंभिक अवस्था में होना, कोई चीज शुरुआती दौर में होना किसी चीज का, उसको बोला जाता है इंग्लिश में incipient. अगला शब्द है militias. militias यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें की सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो, परंतु वो सोल्जर्स की तरह प्रोफेशनल जो सोल्जर हो इस तरह से ना हो, उनको हम बोलते हैं नागरिक सेना, योद्धा या फिर सहायक सेना होना, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मिलिशिया. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स बट हु हैव मिलिट्री ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड मिलिशिया. नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टेज. हॉस्टेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी को पकड़कर बंदी बनाना और मांग पूरी ना होने पर उसकी हत्या तक कर देना, उसको बोला जाता है हॉस्टेज. A person who is caught and kept prisoner, a hostage may be killed or injured if the person who is holding him or her does not get what he or she is asking for. That is called hostage. Next word है insurgent. Insurgent यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है अपने ही देश की सरकार के साथ या अपने ही देश की सेना के खिलाफ विद्रोह करने वाला विद्रोही, देशद्रोही या फिर बागी, उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंसर्जेंट. A person fighting against the government or armed forces of their own country, that is called insurgent. Next word है indomitable. Indomitable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी ऐसा कोई व्यक्ति जो अडिग रहे, अपने मार्ग पर निडर हो और अजेय रहे, उसको बोला जाता है indomitable. Impossible to defeat or frighten even in a difficult situation. Very brave and determined, that is called indomitable. नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर. बैरोमीटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा यंत्र जिससे कि वायु के दबाव को मापा जाता है, वायु दाबी यंत्र, उसको बोला जाता है इंग्लिश में बैरोमीटर. एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ था वो हुआ था किसी स्थिति की सेंस में, भाव के सेंस में, या फिर किसी दशा का संकेत सूचक होना, उस सेंस में इसका यूज हुआ था बैरोमीटर का. अगला शब्द है परसिस्टेंट. परसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो लंबे समय तक रहे, बार बार होने वाला, हम बोल सकते हैं उसको चिरस्थायी या फिर निरंतर, तो दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट. अगला शब्द है टेस्टामेंट. टेस्टामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है किसी बात के अस्तित्व में होने या फिर सच होने का प्रमाण होना, कि कोई बात एग्जिस्ट करती हो. हाँ, या हम बोल सकते हैं मरने से पहले व्यक्ति के द्वारा जो वसीयतनामा लिखा जाता है उसको भी बोला जाता है टेस्टामेंट. नेक्स्ट वर्ड है वेदर. वेदर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है कमजोर हो जाना, क्षीण होते होते समाप्ति की ओर जाना, उसको बोला जाता है वेदर. अगला शब्द है रेशियल. रेशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है व्यक्ति की जाति, उसकी प्रजाति, वंश संबंधी या धर्म संबंधी कोई बात, उसको बोला जाता है रेशियल. अगला शब्द है सिक्वेस्टर्ड. सिक्वेस्टर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा कोई स्थान जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, हम बोल सकते हैं उसको एकांत या फिर शांत स्थान होना, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है सिक्वेस्टर्ड. अगला शब्द है इनोक्यूअस. इनोक्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हानिकारक हो, जो हानि पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, ना पहुंचाए, हानि रहित होना, जो हमें क्षति या हानि ना पहुंचाए, उसको बोला जाता है इनोक्यूअस. अगला शब्द है वर्डिक्ट. वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है बहुत सोचने विचारने के बाद, गहन अध्ययन के बाद कोई डिसीजन लेना, या हम बोल सकते हैं न्यायालय में जो डिसीजन लेने के लिए जजों की जो ज्यूरी होती है, उनके द्वारा कोई जब डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन को बोला जाता है वर्डिक्ट. अगला शब्द है एंग्विश. एंग्विश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है गहरी वेदना, व्यथा या फिर गहरी पीड़ा होना, उसको बोला जाता है एंग्विश. अगला शब्द है पेट्यूलेंट. पेट्यूलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो एवं असभ्य हो, तो उस सेंस में इसका यूज होता है पेट्यूलेंट का. Someone who is petulant is unreasonably angry and upset in a childish way, that is called petulant. नेक्स्ट वर्ड है लेमन. लेमन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है
साधारण व्यक्ति, आम बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं साधारण व्यक्ति या जो आम लोग होते हैं उनको बोला जाता है लेमैन। A layman is a person who is not trained, qualified or experienced in a particular subject or activity, that is called layman। अगला शब्द है construe। construe यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का विशेष ढंग से समझा जाना, उसको विशेष अर्थ में लिया जाना, उसको बोला जाता है construe। To understand the meaning of something in a particular way, that is called construe। अगला शब्द है alacrity। alacrity यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपनी तत्परता दिखाना, बड़े जोश उत्साह मुस्तैदी के साथ कोई कार्य करना, उसको बोला जाता है alacrity। If you do something with alacrity, you do it quickly and eagerly, that is called alacrity। अगला शब्द है monarchical। monarchical यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है राजा से संबंधित कोई चीज या राजा की तरह रहना या राजा से संबंधित कोई भी बात, उसको बोला जाता है monarchical। monarchical means relating to a monarch और monarchies, that is called monarchical। अगला शब्द है abridge। abridge यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, संक्षिप्त करना उसको, या काट छांट करना उसमें, उसको बोला जाता है abridge। To make something shorter by removing parts of it, that is called abridge। नेक्स्ट वर्ड है hostile। hostile यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का बात का प्रतिकूल प्रभाव होना, उल्टा असर होना उसका, या किसी चीज के विरोधी होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में hostile। वेरी अनफेवरेबल टू लाइफ और ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड hostile। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इसका ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, माफ कीजिएगा पहले शायद मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ये शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरे ग्रह से संबंधित कोई बात होना, परग्रही या फिर एलियन, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीन्स हैपनिंग, एग्जिस्टिंग और कमिंग फ्रॉम समवेयर बियॉन्ड द प्लैनेट अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। अगला शब्द है कोरोसिव। कोरोसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है क्षति पहुंचाने वाला या फिर नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात, उसको बोला जाता है कोरोसिव। इफ यू से दैट समथिंग हैज अ कोरोसिव इफेक्ट, you mean that is gradually causes serious harm, that is called corrosive। अगला शब्द है prejudice। prejudice यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा नापसंदगी होना, अविश्वास होना या फिर किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में prejudice। prejudice is an unreasonable dislike of a particular group of people or things, or a preference for one group of people or things over another, that is called prejudice। अगला शब्द है restraining। restraining यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को कंट्रोल में रखना, उसको नियंत्रण में रखना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में restraining। to keep somebody or something under control, to prevent somebody or something from doing something, that is called restraining। अगला शब्द है वेंडेटा। वेंडेटा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच लंबे समय से चला रहा कोई विवाद या फिर किसी प्रकार का झगड़ा, उसको बोला जाता है वेंडेटा। अ सीरियस आर्गुमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स विच लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड वेंडेटा। नेक्स्ट वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा आधिकारिक या कोई औपचारिक आदेश होना, उसको बोला जाता है इंजंक्शन। अगला शब्द है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की मानहानि करना, बेइज्जती करना, उसकी निंदा करना या फिर उसको कलंकित कर देना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में विलिफिकेशन। अगला शब्द है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का प्रचार एवं प्रसार करना, किसी चीज को फैला देना, स्प्रेड कर देना, उसको बोला जाता है प्रोपेगेशन। अगला शब्द है डिटर्मिनेंट। डिट्रीमेंट, माफ कीजिएगा, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को नुकसान एवं क्षति पहुंचाना, उसको बोला जाता है डेट्रीमेंट। इफ समथिंग हैपन्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ समथिंग और टू अ पर्सन्स डेट्रीमेंट, it causes harm or damage to them, that is called detriment। अगला शब्द है accords। accords यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दो देशों के बीच कोई, दो देशों या फिर दो समूहों के बीच हुआ कोई औपचारिक ऑफिशियली कोई एग्रीमेंट होना,
उसको बोला जाता है अकॉर्ड्स। एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है 80 और 89 ईयर्स के बीच जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी आयु इसके बीच होती है, उनको बोला जाएगा ऑक्टोजेनेरियन। अ पर्सन एज्ड बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्टोजेनेरियन। अगला शब्द है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद संकटपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा विनाश करने वाली हो, विध्वंस करने वाली हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिजास्टर्स। अ डिजास्टर्स इवेंट हैज एक्सट्रीमली बैड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर्स। अगला शब्द है मिडवाइफ। मिडवाइफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बच्चे की जन्म प्रक्रिया में जो लेडी माँ की सहायता करे, उसको बोला जाता है प्रशिक्षित और ट्रेंड हो, उसको दाई बोला जाएगा, और इंग्लिश में बोला जाएगा उसको मिडवाइफ। मिडवाइफ इस शब्द का यूज जो एडिटोरियल में हुआ था वो हुआ था हेल्प करने की सेंस में। रशिया और भारत एक दूसरे की हेल्प से कोरोना वायरस बनाने की सेंस में इसका कोरोना वायरस है उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाई बन रही है, दवाइयाँ जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो उस सेंस में इसका यूज हुआ था मिडवाइफ का। अगला शब्द है एफिकेशियस। एफिकेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज, किसी चीज की प्रभावकारिता होना, प्रभाव होना, उसका इफेक्टिवनेस होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एफिकेशियस। समथिंग दैट इज एफिकेशियस इज इफेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एफिकेशियस। अगला शब्द है इमेंस। इमेंस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत अधिक मात्रा में हो, या बहुत ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना किसी चीज का, या बहुत बड़ी होना कोई चीज, उसको बोला जाता है इमेंस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज इमेंस, you mean that it is extremely large or great, that is called immense। अगला शब्द है vigilant। vigilant यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सतर्क रहना, चौकस रहना, या फिर सावधान हो जाना, उसको बोला जाता है vigilant। अगला शब्द है scrupulously। scrupulously यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निष्ठापूर्वक या ईमानदारी के साथ कोई कार्य करना, तो उसको बोला जाएगा scrupulously। अगला शब्द है मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत छोटा, या फिर किसी बहुत कोई छोटी बात होना, बहुत कोई सूक्ष्म होना कोई चीज, उसको बोला जाता है मिनिस्क्यूल। अगला शब्द है एनेक्रोनिज्म। एनेक्रोनिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पुरानी कोई बात, पुरातन संबंधी या रूढ़िवादिता कोई बात होना, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन्ड हो गई हो, उस सेंस में इसका यूज होता है एनेक्रोनिज्म का। अगला शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसको हम बोल सकते हैं अभूतपूर्व, अनोखी, या फिर अद्वितीय, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है टिंकरिंग। टिंकरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बिना किसी सही जानकारी या फिर बिना किसी प्रैक्टिस के साथ किसी चीज की रिपेयर करना, मरम्मत करना, उसको ठीक करना, ठोका पीटी करना, उसको बोला जाएगा टिंकरिंग। हम बोल सकते हैं हमें किसी स्थिति के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी हम उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है टिंकरिंग। टू ट्राई टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग विदाउट हैविंग द प्रॉपर स्किल और प्रॉपर नॉलेज, दैट इज कॉल्ड टिंकरिंग। अगला शब्द है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की व्यवस्था होना, अरेंजमेंट होना, या फिर उसका विधान होना, उसको बोला जाता है डिस्पेंसेशन। अ डिस्पेंसेशन इज स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग दैट इज नॉर्मली नॉट अलाउड, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसेशन। अगला शब्द है एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ आक्रामकतापूर्ण, लड़ाकूपन से या फिर उग्रतापूर्ण व्यवहार करना या व्यवहार होना, उसको बोला जाता है एग्रेसिवनेस। अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी दैट अराउजेस थॉट्स ऑफ अटैक, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिवनेस। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है देशव्यापी या फिर विश्वव्यापी कोई महामारी होना। इस समय में कोविड-19 को हम बोल सकते हैं पेंडेमिक, तो उसको हिंदी में बोला जाता है महामारी या कोई रोग। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। अगला शब्द है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज ज्योमेट्री में जिसकी की 4 साइड्स हो, 4 साइड्स हो, चतुर्भुज हम जिसे बोलते हैं, उसको बोला जाता है इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल।
जो एडिटोरियल में शब्द का यूज़ हुआ था वो हुआ था 4 देशों के संबंध में, तो उसको उनमें संबंध दिखाने के लिए 4 देशों के जिक्र करने के लिए एडिटोरियल में यूज़ हुआ था फॉरिलेटरल का। अगला शब्द एक्विजिशन। एक्विजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ प्राप्त करने के लिए या कुछ खरीदने की, कुछ एक्वायर करने की प्रक्रिया। हिंदी में हम बोल सकते हैं अधिग्रहण या अभिग्रहण करना किसी चीज़ का, उसको बोला जाएगा एक्विजिशन। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। और वीकली वोकैबुलरी का जो अंतिम शब्द है वो है हेल्म। हेल्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है बोट की सेंस में अगर हम लें, जो जिससे बोट को चलाते हैं मैनुअली, 2 डंडे होते हैं, पतवार, खेवना, नाव को खेवना, तो उसको बोला जाता है हेल्म, पतवार होना। या फिर एडिटोरियल में जो इसका यूज़ होता है, इस शब्द का हेल्म का जो यूज़ हुआ था वो हुआ था किसी स्थिति के या फिर किसी काम का नियंत्रण या फिर उसका संचालन करना, तो उस सेंस में इसका यूज़ हुआ था हेल्म का। तो ये वीकली वोकैबुलरी का लास्ट वर्ड था। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से इस जो डॉक्यूमेंट है इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।